बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 के इतिहास के दूसरे पाठ नए राजा और उनके राज्य के बारे में बताएंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के बारे में जिक्र करेंगे और मध्यकालीन इतिहास की जो अवधि है वह 7वीं शताब्दी से लेकर के 1750 तक के बारे में है। इसमें हम 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किए गए प्रमुख राजाओं के बारे में वर्णन करेंगे। जैसा कि आपको शुरू में ही दिखाया गया है कि 7वीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में कुछ क्षेत्रीय राजाओं की स्थिति को दिखाया गया है, जिसमें चाहमान हैं और कन्नौज के राजा हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं और इधर पूर्वी क्षेत्र में पाल हैं। और जैसे जैसे आप दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाएंगे, राष्ट्रकूट हैं, मालखेड़ हैं, चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं। अब इसके बारे में हम लोग ये देखेंगे कि नए राजाओं का उदय कैसे हुआ। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे और इस सामंतों में कुछ सामंत काफ़ी शक्तिशाली हो गए और ये राजा सोचते थे ये सामंत या छोटे छोटे राजा उनके लिए उपहार लाएं, उनके लिए दरबार में हाजिरी लगाएं और समय पड़ने पर सैन्य सहायता भी प्रदान करें। सैन्य सहायता का मतलब कि उनको उनके पास जो छोटी मोटी सेनाएं थीं, इनका रख रखाव ये सामंत और छोटे राज्यों के राजा करते थे। बड़े राजाओं को उनकी आवश्यकता पड़ने पर इन सब ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन इसी में कुछ सामंत काफ़ी शक्तिशाली हो गए और काफ़ी शक्तिशाली होने के बाद इन लोगों ने अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर ली और अब ये किसी राजा के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। अर्थात अब ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो है उपलब्धियां, जैसे कि महामंडलेश्वर, महासामंत आदि जो यह घोषित करते थे। इस तरह का एक उदाहरण आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट राजा जो है वह उसकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और बड़े बड़े अनुष्ठान कराता है, जिसमें कि एक जिक्र दिया गया है दंती दुर्ग। 8वीं शताब्दी में चालुक्य स्वामी का ये था और इसके बाद उसने अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान की सहायता से उसने याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। और कुछ उदाहरणों के द्वारा यह देखा जाता है कि किस प्रकार से वह जो है इस कार्य को कर पाता है। अब बच्चों, इसमें देखेंगे कि ये लोग कैसे इन सब चीज़ों को चलाते थे, अपने खर्च को कैसे चलाते थे। तो उस समय लोगों को कई प्रकार के जो है कर देने पड़ते थे और युद्ध के लिए उन्हें खर्च का भी ब्यौरा देना पड़ता था। अब आप देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे उस समय विभिन्न प्रकार के जो कर होते थे। कर में भी देखेंगे कितने प्रकार के कर होते थे। 400 प्रकार के कर आप देखेंगे कि शासन करने वाले ये लोग तमिलनाडु के शासक चोलवंश के अभिलेख में दिखाया गया है कि वह 400 प्रकार के करों को लगाते थे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक उल्लेखित कर है वैट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में दिया जाता था। यानी ये हर प्रकार का समाज का व्यक्ति
वह श्रम के रूप में देता था। और इसके बाद जो है मकान पर छाजन डालने के लिए, खजूर या तार के पेड़ पर सीढ़ी का इस्तेमाल करने के लिए, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए बहुत प्रकार के कर वसूले जाते थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार होते थे। साथ ही ये राजा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, दुर्गों का निर्माण करते थे जिसमें धन की आवश्यकता होती थी। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होता था और जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अब इसके बाद है कि प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में कुछ ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें यह बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाते थे। और मिसाल के तौर पर शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई अक्सर प्रशासन में किस प्रकार से मदद करते थे। तो इस प्रशस्तियों में आपको दिखाया गया है कि नागभट्ट की उपलब्धियाँ, इसमें जो है प्रशस्तियों के माध्यम से दिखाया गया है कि नागभट्ट के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि ये समुद्र गुप्त काल की जो प्रशस्ति है यह संस्कृत में लिखी गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली इस प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किस प्रकार करता है। इसमें बताया गया है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग, जो वर्तमान समय में उड़ीसा का हिस्सा है, के राजा उनके आगे सभी धराशायी हो गए थे। मेंस वे उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चंद्रगुप्त को भी विजित किया। उन्होंने बंग का मतलब बंगाल का हिस्सा, और अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी में कुछ वन के क्षेत्र, तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य आदि राजाओं को पराजित किया। 3 प्रशस्तियों के माध्यम से हम उनके विजयों को और उनके अन्य कार्यों के बारे में देख सकते हैं। और राजा लोग कुछ ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में भी देते थे, जिनका कि हम इन ताम्रपत्रों के द्वारा जो है लिखे गए। ये ताम्रपत्र में ये दिखाया गया है कि कैसे ये जो है एक प्रकार से ताम्रपत्र यह प्रामाणिक दस्तावेज होते थे, क्योंकि इस पर जो है राजसी मुहर लगी होती थी। राजसी मुहर का मतलब कि राजा के आदेश द्वारा यह जो है एक प्रमाण के रूप में इन लोगों को दिया जाता था। अब इसके बाद है कि भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था। चोलों द्वारा भूमि अनुदान के तमिल का एक अंश दिखाया गया है कि हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। और इस भूमि में ये चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इन सीमाओं के अंदर थी, जिसमें कि फलदार वृक्ष होते थे, पानी की व्यवस्था होती थी, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, कुछ खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार और मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। और इसमें इस भूमि के बारे में वर्णन किया गया है। वह न्यायाधीश द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर को भी वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगाया गया कर, बुने हुए कपड़ों पर लगाया गया कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर और पक्की ईंटें आदि का ये करता था। इसके बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो, आदि चीज़ें इसमें जो है वर्णन की जाती थी। अब इसके बाद देखेंगे कि 12वीं सदी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और इसमें कल्हड़ नामक व्यक्ति द्वारा एक रचना की गई है। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन, प्रत्यक्षदर्शी का मतलब कि उस समय के रहने वाले लोग जो कि घटनाओं को देखते थे और उसका वर्णन लिखित रूप में रखते थे। पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह
के स्रोतों का वर्णन किया गया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न एक अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में भी आलोचनात्मक रुख दिखलाया गया है, और यह इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद है धन के लिए युद्ध। धन के लिए भी युद्ध भी होता था, जैसा कि आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ये बार बार जो है ये आक्रमण करता है। और कन्नौज उस समय जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण नगर था, और इस कन्नौज पर शासन करने के लिए हमेशा जो है प्रतिद्वंदिता लगी रहती थी, और उसमें 3 वंशों की लड़ाइयाँ चलती थी, जिसमें कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल सदियों से कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए इन तीनों शक्तिशाली राजाओं द्वारा कन्नौज की गद्दी को हासिल करने के लिए जो संघर्ष चलता था, इसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिदलीय संघर्ष कहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कन्नौज क्षेत्र जो था वह संसाधन के रूप में काफ़ी जो है संपन्न था, इसलिए इसे हासिल करने के लिए राजाओं के बीच में स्पर्धा रहती थी, और ये शासक बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे, सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन का प्रयास किया करते थे। वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न मंदिरों को वह आपस में लूटते भी थे। अफ़गानिस्तान का गजनी सुल्तान महमूद शासकों में सबसे अधिक जो है लुटेरा था। वह 1997 से लेकर के 1030 तक शासन किया, और अपने नियंत्रण काल में वह मध्य एशिया के भाग में ईरान और उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से तक जो है वह आक्रमण करता था, और वह उत्तर भारत के मंदिरों को हमेशा निशाना बनाता रहता था, और हर साल जो है वह धन लूट करके गजनी ले जा करके वहाँ लगाता था। इसमें सोमनाथ की मंदिर का भी जिक्र किया गया है। बहुत सारा धन सोना चांदी लूट करके वह सोमनाथ से ले गया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा धन जीते गए लोगों के बारे में ये कई बातें ये जानना चाहता था कि उसने अपने अल-बरूनी नामक विद्वान को यह जो कार्य दिया, और अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसमें किताब अल-हिंद, यह जो है अल-बरूनी द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें उसके बारे में चीज़ों को दर्शाया गया है। युद्ध करने वाले दूसरे शासकों में चाहमान थे, चाहमान जिसे बाद में चौहान कहा गया। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व के क्षेत्र को नियंत्रण का प्रयास किया। चाहमानों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसने मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल वह 1192 में उसके हाथों हार गया। तो इसमें हम देखेंगे कि ये चीज़ें हैं, और इसके बाद हम अगले वीडियो में चोल राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप आज के वीडियो में आप यही देखेंगे कि क्या है। धन्यवाद।